हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समझ सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन बस प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए टॉनिक का कार्य करता है, तो कमेंट आप अवश्य किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम फ्यूचर टेंस को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। तो आइए सीधे हम अपने लेक्चर की बात करें। आज हम टेंस का लेक्चर 35 पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम किसे पढ़ेंगे? फ्यूचर टेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है? भविष्यकाल। जी हाँ, हम फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे, भविष्यकाल को आज पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि फ्यूचर टेंस की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, आखिर भविष्यकाल क्या होता है, भविष्यकाल कैसे हम जानेंगे कि कोई हिंदी वाक्य भविष्यकाल में है या नहीं है। तो आइए डेफिनेशन के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, परिभाषा जिसकी अंग्रेजी होती है डेफिनेशन, इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जब क्रिया द्वारा किसी कार्य या घटना का आने वाले समय में घटित होने का बोध होता है तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। यहाँ पर तो इंक्लूड आप कर लेना, तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या हमने डिफिनेशन परिभाषा में आपको बताया? हमने बताया कि जब क्रिया द्वारा किसी कार्य या घटना का जब क्रिया द्वारा किसी कार्य या घटना का आने वाले समय में घटित होने का बोध होता है तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। आने वाला समय यानी जो समय आता है उसे क्या कहते हैं? उसे भविष्यकाल कहते हैं ना। जैसे जैसे आप देख लें, जैसे वह बाजार जाएगा, यानी वह बाजार जाएगा, अभी गया नहीं है, आने वाले समय में कल परसों या अन्य किसी दिन वह जाएगा। इस तरह के टेंस आएंगे। यानी कोई भी कार्य, कोई भी घटना अगर घटित होगी, वह ना बीते हुए समय में घटित हो चुकी होगी, ना वर्तमान समय में, वह सीधे क्या आने वाले समय में यानी भविष्यकाल में, आने वाले समय में वो घटित होगी। यह इसका बोध कौन कराएगा? क्रिया के माध्यम से हमें किसी कार्य या घटना का भविष्यकाल में यानी आने वाले समय में घटित होने का बोध होगा, पता चलेगा, ज्ञात होगा, तो हम वहां जान जाएंगे कि यह वाक्य क्या है, यह वाक्य क्या होगा? फ्यूचर टेंस में होगा, भविष्यकाल में होगा। तो आशा करते हैं डेफिनेशन को आप समझ पाए होंगे। आइए आगे चलें। नेक्स्ट आइडिया हमने आपको डाला है टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, यानी भविष्यकाल के प्रकार। भविष्यकाल आखिर कितने प्रकार का होता है? आगे हमने लिखा है देयर आर 4 टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस भी आपका 4 प्रकार का था, पास्ट टेंस भी और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार। आइए इनके प्रकार को देखते हैं। पहला प्रकार क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी होती है क्या? अनिश्चित भविष्यकाल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसकी हिंदी क्या होती है? अनिश्चित भविष्यकाल। यानी अनिश्चित भविष्यकाल में ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें कोई घटना, कोई कार्य घटित होगा, वह आने वाले समय में घटित होगा, लेकिन उसमें अनिश्चितता होगी, निश्चित नहीं होगा। जैसे वह बाजार जाएगा या नहीं, ये कोई निश्चित नहीं है। जा भी सकता, नहीं भी। कब जाएगा? कल जाएगा, परसों जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है ना कि किस दिन जाएगा, कब जाएगा ना, यह अनिश्चित हो गया। और नेक्स्ट दूसरा टाइप क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसकी हिंदी क्या होती है? लगातार या जारी भविष्यकाल। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें कोई कार्य या घटना जो घटित होगा वह आने वाले समय में घटित होगा, लेकिन वह लगातार क्या? जारी रहेगा। लगातार वह क्या? जारी रहेगा। जैसे वह बाजार जा रहा है, नहीं सॉरी, जा रहा है नहीं, ये प्रेजेंट हो जाएगा। वह बाजार जा रहा होगा, वह बाजार जा रहा होगा, इस तरह से। यानी आने वाले समय में रहा होगा। देखिए, रहा रही जहां आ जाता वह क्या? कॉन्टिन्यूअस हो जाता ना, यानी लगातार कार्य की या घटना को वह जारी करता है ना। यानी वह बाजार जा रहा होगा या वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। भविष्यकाल में आने वाले समय में वह क्या? पुस्तक पढ़ेगा ना, वह पुस्तक पढ़ेगा आने वाले समय में, लगातार जारी। नेक्स्ट तीसरा टाइप है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है? पूर्ण भविष्यकाल। देखिए,
पूर्ण भविष्य काल के अंतर्गत ऐसे वाक्य आएंगे जिनमें कोई कार्य कोई घटना घटित होगा लेकिन वह आने वाले समय में घटित होगा, लेकिन इसमें कार्य क्या पूर्ण दिखेगा। जैसे वह बाजार जा चुका होगा, वह बाजार जा चुका होगा, आने वाले समय में वह बाजार जा चुका होगा, यानी जाने का कार्य क्या है, वह पूर्ण हो गया है। आइए आगे चलें। देखिए चौथा प्रकार दिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी क्या है होती है कुछ पूरा कुछ जारी या पूरा पूर्ण भविष्य काल। यानी इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें कोई कार्य कोई घटना घटित होगा, उसमें कुछ कार्य पूरा होगा कुछ कार्य जारी रहेगा ना। जैसे वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा, 2 घंटे से, देखिए 2 घंटा जो पढ़ने का कार्य था वह पूरा हो रहा, अभी आगे पढ़ रहा होगा, अभी भविष्य काल में यानी आने वाले समय वह भी और पढ़ेगा। 2 घंटा तो पढ़ने का कार्य पूरा हो गया, अभी और वह पढ़ रहा है, यानी कार्य जारी है पढ़ने का ना। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। पहला प्रकार क्या था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित भविष्य काल। दूसरा प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी लगातार या जारी भविष्य काल। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी होती है पूर्ण भविष्य काल। चौथा प्रकार है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती है कुछ पूरा कुछ जारी या पूर्ण पूर्ण काल। आइए अब एक एक प्रकार को हम बहुत स्पष्ट बहुत ही मधुर वे में पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रकार है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी होती है अनिश्चित भविष्य काल। इसके अंतर्गत इसका पहला वाक्य हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत देखिए पहली हेडिंग अफर्मेटिव या सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी क्या होती है साधारण वाक्य ना। अब यहाँ पर बात आती है आखिर हम कैसे किसी हिंदी वाक्य को मानेंगे कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है। देखिए पहचान के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि कोई वाक्य किसी टेंस का कौन सा वाक्य है ना। तो आइए हम सीधे आपको पहचान पे ले चलते हैं। देखिए हमने हेडिंग आपको डाला पहचान, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको क्या लिखाया, देखिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य। क्या पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य, अफर्मेटिव कहिए पॉजिटिव कहिए या सिंपल सेंटेंस ना। क्या क्रिया के अंत में गा गी गे मिल जाए तो ये क्या हो जाता है, ये फ्यूचर टेंस में हो जाता है। अगर क्रिया के अंत में था थी थे आई ये यह मिल जाते तो पास्ट टेंस में वह वाक्य होता है। और क्रिया के अंत में है हैं आ जाता है तो यह क्या किस में होता है, वह वाक्य वह प्रेजेंट टेंस में होता है ना। अगर क्रिया के अंत में गा गी गे मिलेगा तो हम वह वाक्य क्या होगा फ्यूचर टेंस में होगा। लेकिन फ्यूचर टेंस में कौन सा वाक्य होगा, इंडेफिनिट टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वह साधारण वाक्य होगा। लिखा है हमने, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा साधारण वाक्य होगा। तो आशा करते हैं आप पहचान को और डिफिनेशन और टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस को बेहतर समझ पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला नियम यानी रूल के ही माध्यम से, नियम के माध्यम से हम ट्रांसलेट करेंगे, वो अनुवाद बनाएंगे किसी हिंदी वाक्य का। तो आइए नियम को पहले हम देख लेते हैं। देखिए नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, जब हम अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले किसे लिखेंगे, कर्ता को लिखेंगे। और दूसरे नंबर पर किसे लिखेंगे, नियम का दूसरा पॉइंट कहता है आई वी कर्ता के साथ शैल तथा शेष कर्ता के साथ विल सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, दूसरे पॉइंट पर हम देखेंगे अगर आई और वी कर्ता हमें मिला तो इनके साथ हम शैल सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। और शेष कर्ता आई वी के बाद कोई भी कर्ता हो, चाहे ही सी इट दिस दैट दोज यू दे दिस दोज, कोई भी हमें मिल जाए, आई वी कर्ता के बाद कोई भी कर्ता हमें मिले तो उसके साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे, विल सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे इसमें ना, आई वी कर्ता के साथ शैल और विल
किसके साथ? शेष कर्ता के साथ। आई वी कर्ता के अलावा कोई भी कर्ता हमें मिला तो उनके साथ विल सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप का प्रयोग करते। जी हाँ, यहाँ मेन वर्ब के प्रथम रूप का प्रयोग करेंगे हम। इसके बाद चौथे नंबर पर कर्म को लिखेंगे और पांचवें पर कुछ बचता है तो अदर में आ जाता है, उसे हम लिख देंगे ना। आइए नियम के 60 रूप स्ट्रक्चर फार्मूला को देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारा वही कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे। इसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे। शैल का प्रयोग कब करेंगे? आई वी कर्ता के साथ। अगर आई वी कर्ता नहीं है तो उनके साथ विल का प्रयोग कर देंगे। विल सहायक क्रिया का नेक्स्ट पॉइंट कहता है मेन वर्ब के फर्स्ट रूप का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप। इसके बाद किसे लिखते हैं? ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हैं। इसके बाद अदर यानी अन्य को लिखेंगे। तो हमने पहचान नियम को देखा। अब बात आती है ट्रांसलेट सीखने की, अनुवाद बनाने की। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रांसलेट करना सीखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया गया है, हम कल स्कूल जाएंगे। जाएंगे, अब यहाँ पर ये एक हिंदी वाक्य है ना। अब यहाँ पर यह बात आती है कि आखिर ये हिंदी वाक्य जो है वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य या नहीं। तो आइए पहचान के माध्यम से हम स्पष्ट करते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है ना। तो यहाँ क्रिया कौन है? देखिए जाना क्या है? जाना एक क्रिया है, जाना एक वर्ब है और इसके अंत में देखिए गे शब्द आया कि नहीं? गे शब्द आया ना। गा गी गे में से कोई एक होगा, गे आया है। तो इससे हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है ना। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की। तो आइए नियम के माध्यम से, रूल के माध्यम से इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन है? हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी को हम लिख देंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? आई वी कर्ता के साथ शैल और शेष कर्ता के साथ विल सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कौन सा कर्ता? आई वी है ना। वी करता है तो किसका प्रयोग कर देंगे? शैल का। तो शैल भी हमने लिख दिया। ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है? जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कर्म को लिखते हैं। चौथा पॉइंट यही कहता है नियम का, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या? स्कूल। आप देखिए जाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे, स्थान है स्कूल ना, तो गो टू स्कूल हो जाएगा। स्कूल जब आप जाएंगे तो आपका ये कर्म होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है, पांचवा पॉइंट कहता है अन्य को लिखते हैं। अन्य कौन है? कल। अब देखिए भविष्य काल में फ्यूचर टेंस में कल को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टुमारो का। और पास्ट टेंस में कल को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्टरडे का ना। तो यहाँ फ्यूचर टेंस है तो किसका प्रयोग कर देंगे? टुमारो का। तो क्या हो जाएगा? टुमारो। डबल आर, देखिए डब्लू आप यहाँ कर लेना, ठीक। डबल ROW और फुल स्टॉप। क्या हो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट? वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक, हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। आइए आगे चलें। दूसरा एग्जाम्पल दिया, मैं एक पत्र लिखूंगा। आइए पहचान के माध्यम से इसे भी स्पष्ट करते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है। तो देखिए लिखना क्या है? लिखना एक वर्ब है, एक क्रिया है और इसके अंत में गा शब्द आया है। तो हमें पता चला कि यह भी हिंदी वाक्य अभी पास्ट परफेक्ट हम पढ़कर आए ना, तो बार बार उसी की बात जहन में आ रही है ना। तो आइए, क्या ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, क्योंकि मुख्य क्रिया के अंत में गा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा? साधारण वाक्य है ना। तो आइए इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? आई, मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है आई वी कर्ता के साथ शैल और शेष कर्ता के साथ विल सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आई करता है तो इसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे? शैल का। ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है? लिखना। लिखना का अंग्रेजी क्या होती है? राइट। तो राइट हम लिख देंगे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है कि
कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन? जब आप एक पत्र लिखेंगे तो आपका कर्म हो जाएगा, तो राइट अ लेटर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अदर को लिखते हैं, अदर कोई है नहीं तो फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा ट्रांसलेट क्या हुआ? आई शैल राइट अ लेटर। आइए आगे बढ़े। तीसरा एग्जाम्पल दिया, तुम एक किताब पढ़ोगे। देखिए पहचान के माध्यम से इसे भी हम स्पष्ट करें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है ना। तो देखिए पढ़ना क्या है? एक वर्ब, एक क्रिया है और इसके अंत में गे शब्द आया है, तो हमें स्पष्ट पता चल गया कि यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है। आइए इसका ट्रांसलेट कर डालें। तो रूल पर जाएंगे। रूल का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? तुम की अंग्रेजी क्या होगी? यू। तो यू हम लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? नियम का यही कहता है आई वी कर्ता के साथ शैल और शेष कर्ता के साथ विल सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। देखिए आई करता है, वी करता नहीं, तो ये शेष कर्ता में आ गया, तो इसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे? विल का। ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है नियम का कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होती है? रीड। तो रीड हम लिख देंगे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नियम का एक ही कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या? जब आप एक किताब पढ़ेंगे तो ये आपका कर्म हो जाएगा, रीड अ बुक हो जाएगा। ठीक, फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? यू विल रीड अ बुक। आइए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। दिल्ली से आएंगे। देखिए पहचान के अनुसार एक बार और हम इसे देखते हैं। पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है। देखिए आना क्या है? आना एक वर्ब है, एक क्रिया, और इसके अंत में गे शब्द लगा है, तो हमें पता चल गया है कि यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है। आइए इसका ट्रांसलेट कर डालें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन? उसके पिता। उसके पिता यानी हिज फादर। हिज फादर। ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है? आई वी कर्ता के साथ शैल और शेष कर्ता के साथ विल सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ देखिए ना आई है ना वी करता ना, तो यानी शेष कर्ता हो गया, तो इसके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग हो जाएगा? विल का। तो विल हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है? यही कहता है कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया का, मुख्य क्रिया कौन है? आएंगे यानी आना। आना का अंग्रेजी क्या होती है? कम। तो कम हम लिख देंगे। ठीक। इसके बाद क्या है? कम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नियम का चौथा पॉइंट यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा? दिल्ली से जब आप आएंगे वह आपका कर्म होगा। तो आने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। जाने के लिए टू का, और आने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो फ्रॉम दिल्ली यानी दिल्ली। दिल्ली। ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नियम का अन्य, पांचवा पॉइंट ये कहता है कि अन्य को लिखते हैं। अन्य क्या हो जाएगा? कल। और फ्यूचर टेंस में कल को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टुमारो का। तो टुमारो हम लिख देंगे। ठीक। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। आइए आगे चले। देखिए पांचवा एग्जाम्पल दिया है, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। तो देखिए पहचान के अनुसार हम इसे देखते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है ना। तो देखिए यहाँ जाना क्या है? जाना मुख्य क्रिया है, क्रिया इसके अंत में गा शब्द आया है, तो हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य ही है। आज इसका हम ट्रांसलेट कर डालें, और ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या नियम पर जाएंगे। देखिए नियम से हमने देखा, एक बार स्ट्रक्चर या फार्मूला के माध्यम से कर लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर भी कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। तो आई हमने लिख दिया। इसके बाद आगे क्या कहता है? शैल या विल को लिखते हैं। अब शैल या विल का प्रयोग कब करते हैं? आई भी करता हो शैल और शेष कर्ता के साथ विल। तो यहाँ करता कौन है? आई। तो किसका प्रयोग कर देंगे? शैल का। तो शैल हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है?
मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है? जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होती है? गो। तो गो को हम लिख देंगे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हैं। कर्म इसमें कौन है? और आरसी आप जब जाएंगे तो आपका कर्म होगा। तो आरसी स्थान है, तो जाने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे? टू और आरसी। टू और आरसी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कर्म को लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है? कर्म। मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा? तुम्हारे साथ। जब आप जाएंगे तो आपका सॉरी कर्म हो गया। कर्म हमने लिख दिया ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अन्य को लिखते हैं। देखिए ये भी तुम्हारे साथ क्या अदर आ जाएगा या कर्म? दो कर्म हो गए इसमें ना, तो क्या हो जाएगा? विथ यू। विथ यू, इसमें दो कर्म हो गए ना, तो विथ यू हो जाएगा। अदर भी उसे कह सकते हैं या विथ यू कर्म भी कह सकते हैं ना, तो अदर में ही इसे मान लीजिए आप। ठीक। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट क्या हुआ? आई शैल गो टू वाराणसी विथ यू। आइए छठा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आज दुकान खोलेगा। चलिए पहचान के माध्यम से इसे हम स्पष्ट करते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ही लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है ना। तो देखिए खोलना क्या है? एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में गा शब्द आया है, तो हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य ही है। अफर्मेटिव सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस भी आप कह सकते हैं ना। तो आइए इसका भी ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए रूल पर जाएंगे, नियम पर जाएंगे। और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन? वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। तो ही हम लिख देंगे। इसके बाद नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि आई वी कर्ता के साथ शैल और शेष कर्ता के साथ विल सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए आई या वी कर्ता नहीं है तो शेष कर्ता हो गया, तो इसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे? विल का। तो विल हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही का मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? खोलना। खोलना का अंग्रेजी क्या आती है? ओपन ना। ओपन हमने लिख दिया। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कर्म को लिखते हैं। नियम का नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या? जब आप दुकान खोलेंगे तो ये आपका कर्म हो जाएगा ओपन द शॉप। ओपन द शॉप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट शॉप मतलब दुकान। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कर्म के बाद किसे लिखते हैं? अन्य को लिखते हैं। अन्य कौन हो जाएगा? आज। तो आज की अंग्रेजी क्या होती है? टुडे। तो टुडे को हम लिख देंगे। टुडे हमने लिख दिया। ही विल ओपन द शॉप टुडे। तो आशा करते हैं ओवरऑल आप सभी एग्जाम्पल को बेहतर समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर दें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।